उत्तराखंड में कांग्रेस इस बार काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। कांग्रेस के जो केंद्रीय नेता हैं, उनके लगातार दौरे उत्तराखंड में लग रहे हैं। पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल यहाँ पर आए, उन्होंने लगातार बैठक ली। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को में युवाओं को संबोधित किया, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे। उससे पहले भी राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचने वाले थे, जो अल्मोड़ा और पौड़ी में उनकी रैली होने वाली थी, लेकिन वो मौसम की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा और वो रैली नहीं हो पाई। उसके बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी का भी दौरा उत्तराखंड में बन रहा है और अगस्त माह में ही माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड दौरे पर आ सकती है। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के इस तरह से दौरे लगना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस इस बार काफ़ी उम्मीदें जो है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तलाश रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद नज़र आ रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर करो या मरो की स्थिति में भी इस बार दिखाई दे रही है। तो ऐसे कई सवाल है, कांग्रेस को क्या उम्मीदें बन रही है, क्या कारण है कि कांग्रेस उम्मीदें इस बार तलाश रही है, उसके पीछे के क्या कारण है, क्या समीकरण है, क्या आंकड़े हैं, और इसी के साथ ही क्रोमोरो की स्थिति कांग्रेस के लिए क्यों बनती हुई दिखाई दे रही है 2027 के विधानसभा चुनाव में। तो इन तमाम विषयों को लेकर एक चर्चा करेंगे और आपको पूरा बताएंगे आंकड़ों के साथ, डेटा पूरा, कि किस वजह से कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है या क्या जो है कांग्रेस को क्रो या मरो की स्थिति क्यों बन रही है। तो हमारे कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं चर्चा सियासत की। कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज इसी को लेकर कि कांग्रेस को आखिर नेताओं के दौरे लग रहे हैं, इतनी एक्टिव कांग्रेस दिख रही है। मेरा नाम अरुण सैनी और मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनता टीवी उत्तराखंड के स्टेट एडिटर योगेश राणा सर हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेताओं के दौरे लगातार अब उत्तराखंड में लग रहे हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव पर अगर नज़र डाली जाए या इस बार के देखा जाए तो इतनी पहले ही 2022 या 2017 की भी बात करें तो इस तरह से दौरे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के यहाँ पर देखने को नहीं मिले। लेकिन इस बार चुनाव से 7-8 महीने पहले ही इस तरह से दौरे लगना, क्या कारण इसके पीछे माने जा सकते हैं, क्यों इतना एक्टिव कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए, कांग्रेस को क्या है, 2-3 उम्मीदें दिख रही है। जी। वो उम्मीद कितनी सही है, कितनी गलत है, उनको भी डेटा से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उम्मीद की बात करें तो पहली बात, जो 3 बड़ी बातें दिख रही है और ये कांग्रेस को भी लग रही है। पहली बात, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी उम्मीद दिख रही है वो दिख रही है 10 साल की सत्ता हो गई है बीजेपी की। जी। एंटी इनकम्बेंसी। जी। एंटी इनकम्बेंसी के अलावा जो दूसरी जो बड़ी बात है वो है बीजेपी नेताओं की आपसी तकरार। कांग्रेस के नेता इसको भी सोचते होंगे कि ये भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस में देखें, इस बार कांग्रेस में अंदरूनी थोड़ा बहुत खींचतान रहती है लेकिन इस तरह से सार्वजनिक तौर पर नहीं आती। और हरीश रावत जो अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल अड़ जाते थे, दिल्ली तक जाते थे खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए या तमाम चीज़ों के लिए, वो 2024 हो या अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए, वो भी इस बार साइडलाइन लगे हुए दिख रहे खामोश है। और एक डेटा है, अगर हम देखें 2022 के चुनाव से जो एक तस्वीर उभरती हुई दिखी, 2022 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ, कांग्रेस उत्तराखंड में 33% का जो उसका वोट बैंक करीब रहा है। अगर 17 से लेकर 2007 से लेकर अगर 2017 तक देखें तो 32-33% के आसपास कांग्रेस का वोट बैंक रहा है जी। उस वोट बैंक को काफ़ी आगे ले जाकर 37% से अधिक, तकरीबन 38% के आसपास वोट बैंक को ले गए। हालांकि बीजेपी का वोट बैंक तो बहुत 44-45% रहा है जी। लेकिन ये कांग्रेस को लगा कि पिछले 22 के चुनाव में 38% वो वोट शेयर ले गई। और आम आदमी पार्टी जी, अगर आम आदमी पार्टी बहुत सारी सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी की जीत का, हार का जो मार्जिन है वो आम आदमी पार्टी को मिले वोट के बराबर ही है जी, उससे या फिर उससे ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी या ज़्यादा वोट मिले। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला तकरीबन 3.31% जी,
वो वोट बैंक ये माना जाना चाहिए कि वो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो चला गया, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी लड़ी है और आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर बनता है वो अगर पंजाब में देखे या दिल्ली में देखे, वो वोटर कांग्रेस का वोटर को ही तोड़ के वो बनाती है। तो ये जो 38% के आसपास वोट मिले और बीजेपी को 47%, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में 17 और 22 की तुलना करें तो 4.5% वोट का इजाफा हुआ जी। और 4.5% के वोट के इजाफे होने पर 9 सीटें बढ़ी जी। और बीजेपी के वोट प्रतिशत में 2.25% के आसपास का वोट गिर गया और 10 सीटें भी गिर गई जी। तो कांग्रेस को ये लग रहा होगा कि ये जो कुछ माहौल है, 10 साल की सरकार है और वोट प्रतिशत में भी एक सीमा तक कांग्रेस का वोट उत्तराखंड में डाउन नहीं गया। जो अपना वोट बैंक है वो रहा ही है, वो पिछले चुनाव में 22 के चुनाव में वो उस दायरे से आगे बढ़ता हुआ दिखा है जी। हालांकि 2017 के और 2022 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जो है 16,65,664 के समथिंग वोट कांग्रेस को 17 में मिली थी और 22 में ये 20,38,000 के समथिंग जो है वोट हुई, यानी कि करीब 3.5 लाख अधिक वोट का इजाफा 2022 के विधानसभा बिल्कुल हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2002 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बीजेपी को 25%, 25.5% के आसपास 2002 में मिला था और बीजेपी 46% 17 में गई और 22 में 44% तक चली गई। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो यूकेडी को वोट मिलता था और बीएसपी को अच्छा खासा 11% के आसपास, भले ही वो मैदानी सीटों पर मिलता, उधम सिंह नगर की कुछ सीटें और हरिद्वार की कुछ सीटें जी, हाँ, दो सीटें जीती थी 2 सीटें तो पिछली बार भी जीती, लेकिन ये वोट लगातार कम होता गया है और ये वोट जो कम हुआ है ये बीजेपी के पास जाता हुआ दिखा है। हाँ, अगर जो यूकेडी का वोट है जी। अब इस बार का जो चुनाव होगा, 27 का चुनाव होगा, यूकेडी को लेकर चर्चा होती रहती है कि यूकेडी कुछ अच्छा कर सकती है, यूकेडी कुछ अच्छा कर सकती है। अब यूकेडी कितना अच्छा करेगी ये तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि यूकेडी का तो वोट प्रतिशत ही कुछ भी नहीं बचा है। 0.22% वोट मिला था अगर पिछले चुनाव की बात करें जी। उसके पिछले चुनाव की बात करें तो भी 1% नहीं मिला था। उसके पिछले चुनाव की बात करें तो अच्छा खासा था, 2007 में 5.49% था। अब यूकेडी कितना बढ़ेगी और यूकेडी बढ़ेगी तो वो कांग्रेस को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाएगी, ये भी एक सवाल बनता है। तो कांग्रेस को कुछ उम्मीदें दिख रही है, लेकिन जो वोट का कैलकुलेशन होता है वो इतना सीधा नहीं होता। अगर यूकेडी बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है बीजेपी का, जो कांग्रेस के पास जाना नहीं चाहता और बीजेपी को भी देना नहीं चाहता, वो यूकेडी के पास चला जाएगा और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास रह ही जाएगा। अगर अपना वोट बैंक रह ही जाएगा और बीजेपी के वोट बैंक को यूकेडी रोकेगी तो इतनी आसान डगर नहीं है। लेकिन कुछ ये जो 3-4 बिंदु है, इन 3-4 बिंदुओं को लेकर कांग्रेस को उत्तराखंड में उम्मीद दिखती है। इसीलिए जो इनकी सेंट्रल लीडरशिप है इस बार इतनी एग्रेसिव दिख रही है। अगर आप देखेंगे लगातार जो प्रदेश प्रभारी है वो लगातार 4-4, 5-5 दिन रुक रही है जी, 5-5, 7-7, 10-10 सीटें कवर कर रही है। दिल्ली में भी बैठकें लगातार हो रही है, दिल्ली में भी लगातार, वो तो करीब और भी 1 साल पहले से ही जो है शुरू हो गई थी बैठकें होनी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदरूनी तौर पर भी अपने समीकरण हैं। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूं कि अगर आप कार्यकारिणी का गठन ही नहीं कर पाए, चुनाव तो आ ही गए हैं, अब कार्यकारिणी का गठन करेंगे तो तमाम लोग असंतुष्ट होंगे, तमाम लोगों को लगेगा कि मेरे लोगों को शामिल नहीं किया गया और इन्हीं के चलते हुए आप कर भी नहीं पाए जी। तो जी उस पर भी सर बात करेंगे आगे। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो जिस तरह से जो मुद्दों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अगर मुद्दों की बात करती है, इस बार कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी उम्मीदें दिख रही है और उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाह रही है। या देखा जाए तो अभी चाहे वो केदारनाथ का मामला हो, जिस तरह से केदारनाथ में सोना चोरी का मामला रहा, या फिर बद्रीनाथ में हाल ही में जो चंदा चोरी का मामला चल रहा है इसको लेकर के हो, या फिर पेपर लीक को लेकर के हो, ये तमाम ऐसे
मुद्दे हैं जिनको लेकर एक उम्मीद कांग्रेस तलाश रही है। क्योंकि अभी जो दिल्ली में भी जिस तरह से हुआ पेपर लीक का मामला, उसके बाद युवाओं का जो प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पर यूटीयू में भी पेपर लीक हुआ और यहाँ पर भी जो है कांग्रेस एक तुरंत एकदम इस्तीफे की मांग करने लगी और उस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस अब एग्रेसिव मोड में नज़र आ रही है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इनसे भी कांग्रेस को एक उम्मीद जो है वो नज़र उत्तराखंड में आती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दे इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता का रुख तय करते हैं, लेकिन मुद्दों पर पूरा चुनाव फोकस हो जाता है या मुद्दे पूरे चुनाव को पलट देते हैं, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है, मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते हैं। लेकिन बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी वोट कैलकुलेशन को साधती है जी। अगर आप लगातार देखेंगे, अगर उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए 10% के आसपास वोट निर्दलीय को जाता है और 10% अगर वोट निर्दलीय को जाता है और 2 सीटें जीतते हैं केवल जी। 9.41% वोट गया निर्दलीय को जी और 2 सीटें जीते। जबकि अगर आप देखेंगे 10% वोट जब बीएसपी को जाता था वो 7%, वो 7 सीटें जीत जाती थी जी। लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर एक एरिया में जाता था, क्षेत्र में जाता था जी। तो वोट क्या है, निर्दलीय क्यों खड़ा किया गया है, वो किसकी वोट काट रहा है, सवाल ये आता है कि यूकेडी 0 पर हो गई, उसका वोट कहाँ जा रहा है। सवाल ये आता है कि जो एसआईआर हो रहा है, एसआईआर से क्या बहुत बड़ा कैलकुलेशन बदल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस 2022 के चुनाव में अभी तक अपने हाईएस्ट वोट परसेंटेज पर रही है जी। तकरीबन 38% के आसपास वोट हासिल किया है, ये हाईएस्ट है उसका। और कभी भी वो 33% मतलब 33 उसका जो हाईएस्ट रहा है वो 33.79% रहा है, यानी कि 33-34% वोट पाती थी, वो काफी ऊपर तक गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आपका जो वोट बैंक ये रुका हुआ है, एक ही जगह स्थिर है और एसआईआर भी हो रहा है, तो एसआईआर क्या बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा कांग्रेस के वोट बैंक को, या फिर बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये इस बार का जो चुनाव है उत्तराखंड का, अगर आप देखेंगे ये 27 का, ये अपने आप में बहुत अद्भुत और अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाला है। और इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस को उम्मीद दिख रही है, और कांग्रेस के लिए ये तो करो या मरो की स्थिति है जी। हाँ, उस पर बात करते हैं सर, जिस तरह क्योंकि देखिए इस बार जो कांग्रेस एक्टिव आ रही है उसके लिए करो या मरो की जो स्थिति है, अब ये भी समझने वाली बात होगी कि कांग्रेस के लिए ये कांग्रेस को भी लग गया है कि अगर इस बार जो है 2027 के विधानसभा चुनाव में नहीं जीतते हैं, बाई चांस अगर कुछ इस तरीके के समीकरण बनते हैं, तो कांग्रेस के लिए काफ़ी चिंता आने वाले वक्त में उत्तराखंड में बनती हुई दिखाई देगी। उसके पीछे कई कारण हैं। चाहे तो जो है कांग्रेस में जो 2017 में कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव हारी, 2022 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, 19 में लोकसभा का चुनाव हारी, 24 में लोकसभा चुनाव हारी। हालांकि बीच में उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है और ये जिला स्तरीय पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन 2017 से अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव तक या 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद भी 2024 में देखा जाए तो कांग्रेस में बड़े लेवल पर टूट देखने को मिली है। यानी कि 2017 से लेकर 2022 तक कहीं सीटिंग एमएलए कांग्रेस के टूटकर भाजपा में गए, कहीं पूर्व विधायक टूट कर गए, कई बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, कई संगठन के लोग टूट कर गए। तो यानी कि एक चिंता कांग्रेस को ये भी है कि अगर इस बार कांग्रेस नहीं जीतती है तो वो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाता है, और उस उत्साह को बरकरार रखने के लिए जीत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर नहीं जीतती है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होगा या और भी लोग जो है वो छोड़कर जाने को तैयार हो सकते हैं। तो इस वजह से भी जो है एक ये भी करो मरो की स्थिति कांग्रेस के लिए बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस के लिए करो मरो की स्थिति नहीं है। अगर कांग्रेस इस बार लूज करती है उत्तराखंड के इलेक्शन को जी, तो करो मरो की स्थिति नहीं है, वो मरो की स्थिति है जी। वो मरो की स्थिति इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे 5-6 लीडर्स जो है जी कांग्रेस में, ये जो 5-6 चेहरे दिखते रहते हैं, इसके अलावा जो दूसरी पंक्ति के नेता या तीसरी पंक्ति के नेता है वो बने नहीं जी, और जो बने वो बीजेपी ने तोड़ लिए जी। और अगर बीजेपी की स्थिति देखेंगे तो बीजेपी में अभी भी 3-4 लेयर बन गई है जी, क्योंकि 10 साल से सत्ता में है। जो सत्ता में दल होता है वो
तरक्की करता जाता है बिल्कुल। संगठन के लिहाज से भी। जी तो इसीलिए करो मरो की स्थिति नहीं है। अगर इस बार चुनाव नहीं बीजेपी से हार जाती है कांग्रेस, तो करो मरो कुछ नहीं है, करो वरो कुछ नहीं है, हो गया जो करो है, फिर तो जी। मरो ही मरो बसता है। जी और ये कांग्रेस को दिख रहा है, ये कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसको भी दिख रहा समझ है, आ रहा है। क्योंकि आपके पास आपने कार्यकारिणी का गठन नहीं किया, जी आपके कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित नहीं है, वो निरुत्साहित होते जाएंगे। इस बार भी अगर हार जाते हैं तो फिर तो आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचेगा, ये मान के चलिए। जी संगठन आप उस तरह से बना नहीं रहे, सेवा दल आपका उस तरह से कहीं उस तरह से दिखता नहीं है जी जैसे एबीवीपी दिखती है। बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये चुनाव कांग्रेस के लिए आर पार का है। जी बिल्कुल। हाँ तो क्योंकि संगठन को लेकर तो कई बार सवाल खड़े होते हैं कांग्रेस पर कि संगठन की वजह से कांग्रेस चुनाव में उतना प्रदर्शन नहीं कर पाती। कांग्रेस के ही कई नेता कहे हैं, पिछली बार जो पूर्व अध्यक्ष रहे उन्होंने इस पर काफ़ी काम भी किया। करण मारा ने उन्होंने कहा कि हम लीडर बेस की तरफ से कैडर बेस पर आ रहे हैं, उस पर काफ़ी वर्क हुआ। और जो 5-6 लीडर की जान कैडर बेस आ रहे हैं, लेकिन लीडर तो बचे। अब आप लीडर को छोड़कर कैडर पे आ रहे हैं, कैडर आपने बनाया नहीं है, जी लीडर आपके पास बच नहीं रहे। जी। जो लीडर बच रहे हैं वो अपने अपने एक दायरे में क्षेत्र में अपने क्षेत्र में सिमट रहे। उनको खुद चिंता है कि इस चुनाव में हार गए तो फिर क्या होगा। जी तो आप लीडर से कैडर पर जाएंगे, उसके लिए लीडर चाहिए पहले जो कैडर बनाने में मदद करे, और फिर कैडर चाहिए। आप लीडर और कैडर में तालमेल कैसे बनाएंगे? आप कैडर बना नहीं रहे, लीडर आपके बच नहीं रहे। हाँ क्योंकि जो यहाँ पर भी अगर उत्तराखंड में टॉप लीडरशिप देखे, जो 4-5 नेता हैं, हरीश रावत तो अब उनकी एक पोस्ट भी आई, वो इस तरीके से इशारा कर रहे हैं कि आगे उन्होंने कहा है कि बोले हम तो ढोल बजाएंगे केवल। जी हाँ। ढोल बजाने का मतलब क्या होता है? ढोल बजाने वाले का काम होता है जो बाकी जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, दर्शक है, या फिर जो वहाँ इंटरटेनमेंट करने वाले हैं या लड़ने वाले हैं या जो भी है, उनकी जो धमनियों में रक्त है उसके प्रवाह को बढ़ाना। हाँ ये काम है ढोल बजाने वाले जो का। खिलाड़ी है उसका उत्साह बढ़ाना। तो अब उन्होंने कहा है कि हम तो ढोल बजाएंगे। हाँ। अब ढोल बजाने का वैसे तो उनके संदर्भ में क्या मतलब निकलता है पता नहीं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है, बोले कि हम तो ढोल बजाने वाले हैं। अब हरीश रावत की अपनी एक फॉलोइंग है, उनकी लीडरशिप की अपने उनका एक बहुत बड़ा दायरा है, उनके अपने ऐसे बहुत नेता है अभी भी उत्तराखंड में कांग्रेस में जो उनमें विश्वसनीयता अभी भी अच्छी खासी रखते हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा यह देखने वाला होगा। ये तो टिकट बंटवारे होंगे और चुनाव नज़दीक आ जाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि हरीश रावत के ढोल बजाने पर हरीश रावत का खेमा ही अति उत्साहित होकर रण में उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ये भी समझने वाली बात है। पता लगे हरीश रावत ढोल बजा रहे हैं और हरीश रावत का खेमा हरीश रावत के करीबी कहने लगे, बोले ये तो मेन खिलाड़ी है, इनको ढोल बजाने पर लगा दिया है। ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस को जो सबसे बड़ा उत्साह है वो ये है जो 10 साल हो गई उत्तराखंड का उत्तराखंड का एक इस तरह का मिथक रहा है कि 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन वो इस बार 22 में टूट गया था। 22 में टूट गया। अब इनको लग रहा है जो राज्य 5 साल में सरकार बदलता रहा हो, जिस प्रदेश का नागरिक 5 साल में सरकार बदलता रहा हो, तो शायद 10 साल में तो बदल ही देगा जी। लेकिन केवल इसके हाँ वो उम्मीद इन्हें निकाय चुनाव से काफ़ी ज़्यादा लगी है, क्योंकि निकाय चुनाव के भी अगर आंकड़े दिखाए उठाकर देखें तो 2018 के जो आंकड़े हैं या 2025 के जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और देहरादून की बात की जाए निकाय चुनाव में, क्योंकि देहरादून में 2017 में भी कांग्रेस 10 की 10 सीटों में से केवल चक्राता विधानसभा सीट जीती थी। 2022 में भी केवल 10 सीटों में से चक्राता विधानसभा सीट ही कांग्रेस पार्टी जीती है। लेकिन इस बार जो है निकाय चुनाव को अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने देहरादून में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और अपना चाहे जिला पंचायत सदस्य हों और जिला पंचायत अध्यक्ष भी कांग्रेस बनाने में कामयाब रही। तो एक उम्मीद वहाँ से भी दिख रही है कि जो 10 सीटों का जो समीकरण देहरादून का है तो निकाय चुनाव से वो साधा जा सकता है। चुनाव को इस तरह से देख के उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीद दिख रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो जो जीते हैं वो जब विधायक का कोई कैंडिडेट दमदार होगा और उस विधायक के कैंडिडेट को पूरी पार्टी जी जान से उस पर जुटेगी या उसके कैलकुलेशन सधेंगे तब होगा। अब जो नगर परिषद जीत रहा है, जो नगर पंचायत जीत रहा है, या फिर जो जिला
पंचायत अध्यक्ष भी बन रहे हैं, वो कितना जिता पाएंगे, वो कितना आगे बढ़ के हो पाएगा। चुनाव क्या है, वो तंत्र से जीता जाता है। अब जैसे तंत्र की ही बात करें, हम इस पे चर्चा करेंगे चंद्रशेखर रावण को लेकर जी। अब उसको लेकर एक समीकरण बन रहा है, उस पर बड़ी चर्चा है। आप राजनीतिक हलके में देखेंगे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कुछ और लोग हो, वो बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण एक्टिव हो रहा है जी। उसके क्या समीकरण आएंगे, खासकर हरिद्वार की कुछ सीटों पर क्या समीकरण आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दिल्ली में धरना हुआ, जी, युवाओं का धरना हुआ जी, इससे चंद्रशेखर रावण एक इमेज बनाता हुआ दिखता है, हाँ, दिखाई दिया, चाहे वो सदन के अंदर धरना देना हो या युवाओं के बीच में जाकर वो हाँ, वहाँ अगर किसी सीधे व्यक्ति के तौर पर अगर चर्चा हुई है तो ये तो राहुल गांधी की चर्चा की है या फिर चंद्रशेखर रावण की बहुत सारे युवाओं ने वहाँ चर्चा की है। जी, जी। वो वो अलग बात है कि वो उनके समर्थक थे, वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता थे या वो सचमुच स्टूडेंट थे, छात्र थे, ये अलग विषय। लेकिन वहाँ उसकी चर्चा हुई है, उससे उनकी इमेज बनी है। और वो इमेज अगर उत्तराखंड में आती है और उत्तराखंड में हरिद्वार में वो हस्तक्षेप पैदा करते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप, तो सवाल ये आता है कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप किन सीटों पे होगा। अगर हम हरिद्वार की ही बात करें तो हरिद्वार में अगर जैसे जवालापुर, भगवानपुर और जबरेड़ा और इसके अलावा जो इसके आसपास की सीटें हैं, और भी सीटें हैं, चाहे रुड़की हो या फिर लक्सर हो, उन सीटों पर बड़ा वोट है। लक्सर में भी काफी इम्पैक्ट जो है उसमें भी काफी इम्पैक्ट है और वहाँ बीएसपी का अच्छा वोट बैंक रहा है। आप सोचिए कि 11% से, और अगर पिछले चुनाव में देखेंगे 4.8% आ गया, 2 सीटों पर आ गया। बीएसपी के विधायक है लक्सर में, फिलहाल बीएसपी के विधायक है। तो वो अगर कोई हस्तक्षेप पैदा करता है और यहाँ आज भी कांग्रेस मजबूत दिखती है, या तो यहाँ बीएसपी जीतती है या फिर कांग्रेस मजबूत दिखती है, वो आकर यहाँ त्रिकोण बनाता है, तो मुझे लगता है कि वो शायद कांग्रेस को ही नुकसान करेगा। क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं, ये तो अन्य प्रदेशों में भी देखा गया कि जहाँ जहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला बना। अगर हम इसमें ही जो बहुजन समाज पार्टी की, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को उठाकर देखें तो जहाँ बहुजन समाज पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, करीब 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो बहुजन समाजवादी पार्टी को जितनी वोट मिली, और जो समाजवादी और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा उसके जो उम्मीदवार रहे वो कम मार्जिन से हारे हैं और बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा वोट मिली है। कोई दो राय नहीं है, इसीलिए चुनाव के नज़दीक आने पर वो एक्टिव हो जाती है। तो इसीलिए ये जो उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में, खासकर हरिद्वार जिले में समीकरण बन रहा है, ये समीकरण और इसी तरह छोटे छोटे समीकरण होते हैं। जैसे पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाकर चली गई। इस बार ये कुछ सीटों पर चंद्रशेखर रावण कितना नुकसान पहुंचा के जाएंगे। यूकेडी अगर जरा सी भी अप होंगी तो वो क्या रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में। तो इसीलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। बात केवल एक लाइन की ये है कि कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है, और बीजेपी अपने सिस्टम को चुस्त दुरुस्त कर रही है, और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उत्तराखंड को किसी भी तरीके से लूज किया जाए। अब उसके लिए आने वाले समय में संगठन को लेकर जैसे प्रदेश प्रभारी यहाँ नियुक्त होने हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो संगठन में दिख रही है, तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये आपकी एक लाइन बहुत सही है कि कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है जी। लेकिन एक सवाल ये भी है, ये तो हमने चर्चा की, लेकिन अब इसमें सवाल ये भी है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व का जो दौरा कांग्रेस का हो रहा है, क्या उससे ही कांग्रेस फतेह हासिल कर लेगी, या क्या कांग्रेस का काम उसी से ही चल जाएगा, या फिर ज़मीन पर कांग्रेस को और भी समीकरण जो है साधने पड़ेंगे या समाधान जो है तलाशने पड़ेंगे। और वो समाधान क्या है, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ जो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे लगने, हालांकि माना जब केंद्रीय नेतृत्व के दौरे लगते हैं तो जनता में माहौल बनता है, जनता जुड़ती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह बनता है, ये तमाम चीज़ें होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय जो समीकरण है वो कितने साधने होंगे, क्योंकि चाहे कांग्रेस का देखा जाए, अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं कांग्रेस की हुआ, जबकि जब गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ये कहा गया कि 60 दिन के अंदर अंदर कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा।
संगठन को लेकर जो तमाम चीज़ें हैं उसमें संगठन उतनी मजबूती से जो है नहीं खड़ा हो पा रहा है फ़िलहाल, क्योंकि संगठन बना ही नहीं है अभी तक। तो इसी के साथ-साथ ही अगर और भी कई चीज़ें देखा जाए, चाहे वो टिकट बँटवारा कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये देखा जाता है कि टिकटों को लेकर जो बड़े नेता हैं उनका हस्तक्षेप ज़्यादा टिकट बँटवारे को लेकर रहता है। हालाँकि इस बार कांग्रेस पार्टी ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि इस बार जो टिकट बँटवारा होगा उसमें ये किसी के भी नेता का ख़ास को या जो होगा उसे टिकट नहीं दिया जाए, उसके कहने पर ये कोई ना समझे कि उसके कहने पर टिकट दे दिया जाएगा। एक टिकट एक परिवार की बात जो है कांग्रेस पार्टी भी इस बार करती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से बीजेपी करती है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी कह तो रही है कि हम इन पर का समाधान करेंगे, इन पर काम करेंगे, लेकिन अगर इन पर काम कांग्रेस पार्टी उस तरह से नहीं कर पाई, उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पाई, तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी को नुकसान जो है वो हो सकता है। अब आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर एक्टिव हो रहा है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में कितने समीकरण साधने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। जनता टीवी उत्तराखंड।